मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने यह देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसने भारत आकर के व्यापार करना शुरू किया, लेकिन भारत की अंदरूनी स्थिति को देखते हुए उसने अपनी सैनिक शक्तियां बढ़ानी शुरू की। इसी बीच 3 युद्ध हुए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1760 में वांडीवास की लड़ाई हुई और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। तीनों युद्धों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय मिली और इस प्रकार से एक व्यापारिक कंपनी ने राजनीतिक कंपनी का रूप धारण कर लिया। भारत में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना की। उसका उद्देश्य यह था कि यदि वह सीधे पूरे बंगाल के शासन पर अधिकार कर लेता तो अंग्रेजों को जैसे पता चलता तो अंग्रेज चिल्लाते या कंपनी को बंद करने के बारे में वहां पर हलचल होती। तो अंग्रेजों को गफलत में डालने के लिए, भ्रम में रखने के लिए उसने, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल आदि क्षेत्र पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं किया और वो मुगल शासकों की आड़ में वहां पर दीवानी अधिकार का पूरा इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में जो स्थापित हुई थी, राजनीतिक कंपनी का उसने रूप धारण कर लिया। ये अंग्रेज अनेक प्रकार से भारतीयों को लूटते थे, शोषण करते थे, भारतीयों का पूरा संपत्ति धन लूट कर ले जाते थे। इंग्लैंड जाकर के वो ऐश करते थे। इनको नवाब कहा जाता था क्योंकि इनकी जीवन शैली बहुत ऊंची हो गई थी। वे वहां की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने लगे, राजनीतिक परिवेश को प्रभावित करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने यह सोचा कि यह कंपनी बहुत ज्यादा काम कर रही है, मतलब कि एक कंपनी जो कि व्यापारिक उद्देश्य से स्थापित किया गया था वह एक राजनीतिक कंपनी के रूप में काम करने लगी है, लेकिन ब्रिटिश सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कुछ नियंत्रण स्थापित किए। आज उसके आगे देखें। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। पिट्स, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था सर विलियम पिट्स, और उसने चूंकि यह विधेयक तैयार करके पेश किया था इसलिए उसके नाम से इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से इस अधिनियम के अंतर्गत एक नए संगठन बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल का निर्माण किया गया, स्थापना की गई। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें 6 कमिश्नर होते थे। यह पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण मंडल था। इसके 6 आयुक्त ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त होते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को संपूर्ण भारतीय शासन पर निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन का व्यापक अधिकार दिया गया और कंपनी से कहा गया कि वह भारत सरकार से जो भी करस्पॉन्डेंस करेगी, पत्र व्यवहार करेगी, वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी सूचित होना चाहिए। मतलब कंपनी पर नियंत्रण की प्रक्रिया जो 1773 में शुरू हुई थी, 1784 में उसको और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। और इसके साथ ही कंपनी से कहा गया, विशेष करके भारतीय शासन से कहा गया कि तीनों प्रेसिडेंसियां किसी भी प्रकार से यदि युद्ध करती हैं अथवा शांति की घोषणा करती हैं या किसी दूसरे राज्य से किसी प्रकार के संदेश समझौते करती हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति लेकर के ही ये युद्ध आदि कर सकती है। तो भारतीय शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण इस 1784 के अधिनियम के द्वारा बढ़ा दिया गया। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1793 में पारित हुआ।
पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था उसमें कंपनी को अगले 20 साल के लिए व्यापार करने की अवधि बढ़ा दी गई थी। मतलब कि चार्टर एक्ट 20 साल का था, वो पुनः 20 साल 1793 में हो रहा था, तो 1793 में फिर से एक चार्टर अधिनियम पारित करके उसके व्यापार करने की अवधि को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। दूसरा प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल के जो 6 सदस्य थे उनको वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। मतलब कि वो लोग अंग्रेज हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में सब काम करते हैं, लेकिन उनको कहां से मिलेगा तनख्वाह? भारतीय सरकार के खजाने से मिलेगा। अंग्रेज हैं, भारत में शासन कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं। तो इस प्रकार से चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई। इसके बाद फिर चार्टर अधिनियम 1813 में पास हुआ, 20 साल की अवधि थी। 1813 में अगला चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापार के अधिकार को सीमित किया गया। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था भारत में व्यापार करने का। कंपनी को व्यापार के एकाधिकार से वंचित कर दिया गया और अन्य व्यापारिक संगठनों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। केवल चीन के साथ व्यापार का अधिकार कंपनी के हाथ में रहा। बाकी पूरे भारत में समस्त प्रकार के व्यापार यूरोप के व्यापारियों, विशेष करके इंग्लैंड के व्यापारियों के लिए खोल दिए गए और 20 साल की वृद्धि पुनः की गई। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1833 आया। इसमें फिर से 20 साल के लिए अवधि को बढ़ा दिया गया। देखिए 20-20 साल के लिए उसका चार्टर रिन्यू किया जा रहा है। 1773, 1813, 1833, फिर 1853, तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद कंपनी के समस्त प्रकार के व्यापारिक कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी से कहा गया अब वह व्यापार न करे, केवल शासन करे। अंग्रेजों को पूरी तरह से पता चल गया था कि कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई है, वह एक राजनीतिक शासन के रूप में वहां का शासन कर रही है, राजनीतिक कंपनी के रूप में वह शासन कर रही है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए उसे केवल शासन करने का अधिकार दिया गया, शासन करने को कहा गया। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी गई थी और अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन रखा गया था। तो 1833 के इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रखा गया। मतलब अब बंगाल का जो गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल होता था, वह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना होकर के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा। ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा सपरिषद गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी जिसके 4 सदस्य होते थे। इन चारों सदस्यों को गवर्नर जनरल के साथ मिलकर और एक विधि सदस्य को मिला करके ये 6 लोग मिलकर के पूरे भारत के लिए कानून बनाने लगे। ये अधिकार देने की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। मतलब कि गवर्नर जनरल मुखिया, 4 कार्यकारिणी परिषद के सदस्य और 1 विधि सदस्य, ये 6 लोग मिलकर के पूरे भारत के लिए कानून बनाने का काम करने लगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस विधि सदस्य को यहां पर नियुक्त किया गया उसका नाम था लॉर्ड मैकाले, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को पूरा बर्बाद करते हुए हम पर ऐसी अंग्रेजी थोपा कि आज भी हम उससे उबर नहीं सके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आज 75 वर्ष बीत रहे हैं, हमने अपनी शिक्षा पद्धति स्थापित करने में सफलता नहीं पाई है। इसलिए न तो हम भारतीयता को छोड़ पा रहे हैं, न अंग्रेजियत को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये 1833 के अधिनियम के अंतर्गत इतनी व्यवस्था हुई। अब आगे देखें 1853 चार्टर अधिनियम।
इस 1853 के चार्टर अधिनियम में इसके रिन्यूअल की अवधि निश्चित नहीं की गई। नवीनीकरण किया गया, लेकिन उसे कहा गया अगले आदेश तक कंपनी भारत में शासन करेगी। कोई डेट फिक्स नहीं, अगले आदेश तक। दूसरी व्यवस्था की गई कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण किया गया। राजनीति विज्ञान की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात है कि 1853 के पहले कार्यपालिका को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, और कार्यपालिका मतलब शासन करना। तो कार्यपालिका न केवल शासन किया करती थी 1853 के पहले, अपितु उसे भारत भर में भारत के लिए कानून बनाने का भी अधिकार था। 1853 के अधिनियम के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण किया गया। मतलब कार्यपालिका कानून को लागू करेगी और व्यवस्थापिका जो होगी वह कानून बनाने का काम करेगी। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों कार्यों का पृथक्करण किया गया। अब व्यवस्थापिका में कौन कौन होंगे? व्यवस्थापिका के लिए 12 सदस्य की एक समिति बनाई गई। इसमें कौन कौन थे? गवर्नर जनरल मुखिया होता था, उसके कार्यकारिणी के 4 सदस्य होते थे, 5 हुए। 6वां सदस्य होता था प्रधान सेनापति, और एक विधि सदस्य जो लाल मैकाले था, उसके बाद भी लाल मैकाले के बाद भी और विधि सदस्य हुए। ये 6 लोग हुए, और 6 सदस्य गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। ऐसे 12 धन एक मिल करके भारत के लिए कानूनों का निर्माण करने लगे। तो 1853 के अधिनियम के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को पृथक किया गया। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात कि बंगाल के लिए जो बंगाल का शासन था वह अभी तक गवर्नर जनरल करता था। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब बंगाल का शासन नहीं करेगा। उसके स्थान पर बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ये 1853 के अधिनियम की प्रमुख बातें रही। इसके बाद 1857 आया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसके बारे में विस्तृत जानकारी किसी भी इतिहास की पुस्तक में या संवैधानिक राष्ट्रीय आंदोलन की पुस्तक में मिल सकती है, और यह हम भारतीय इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जिसका कंपनी ने निर्दयतापूर्वक दमन किया। लोगों को तोप के मुख की नली में बांध करके उड़ा दिया जाता था। हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया, ताकि कंपनी का एक खौफ भारतीयों के मन में स्थापित हो जाए। तो खैर, यह स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, लेकिन इसका एक बेहतर परिणाम यह हुआ कि कंपनी का अंतिम दिन आने लगा। अंग्रेजों ने यह सोचा, ब्रिटिश सरकार ने यह सोच लिया इस स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए कि कंपनी के शासन के प्रति भारतीयों के मन में बहुत ज्यादा असंतोष है। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार ने जब 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था, तब से लेकर के ब्रिटिश सरकार लगातार ऐसे मौके की ताक में थी कि कब कोई बहाना मिले और हम कंपनी को समाप्त करके भारतीय शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने यह मौका ब्रिटिश सरकार को दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने अनेक प्रकार के विरोधों के बावजूद उसने कंपनी को समाप्त करने के लिए 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1858 में जब भारत सरकार अधिनियम पेश किया गया, इसका उद्देश्य था कंपनी को समाप्त करके भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश सम्राट के हाथ में सौंप देना। तो जब विधेयक पेश हुआ तो विधेयक के पक्ष में सरकार थी और विरोध में कंपनी के कर्मचारी थे। तो उस समय आपने राजनीति विज्ञान में एक विचारक का नाम सुना होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसे स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक विचारक माना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सचिव था
और ब्रिटिश संसद का लोकसभा का सदस्य भी था। तो उसने व्यक्तिगत अधिकारों की दुहाई देते हुए इस अधिनियम का विरोध किया था और उसने उस समय जो भाषण दिया था वह भाषण आज भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सर्वोत्कृष्ट भाषण के नाम से जाना जाता है। तो इतना विरोध के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार चूंकि तय कर चुकी थी अब कंपनी को समाप्त करना ही है, तो उसने 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के द्वारा जो व्यवस्था की गई उसके अंतर्गत सबसे पहले कि भारत शासन सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया और कंपनी को भंग कर दिया गया। यह पहला प्रावधान था। दूसरा प्रावधान यह रखा गया, यह किया गया कि भारत सचिव पद की स्थापना की गई। इसको हम बोलचाल की भाषा में भारत मंत्री कहते हैं। जैसे रेल मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री होते हैं, इसी प्रकार से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक प्रमुख सदस्य भारत मंत्री होता था। उसको नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत सचिव कहा जाता था, लेकिन हम उसे भारत मंत्री कहते थे। यह मंत्री ब्रिटिश कैबिनेट का, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण सदस्य होता था। वह भारत शासन के बारे में पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और उसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद की स्थापना की गई। जैसे रेल मंत्री होता है, रेल मंत्री के नीचे रेलवे बोर्ड होता है, रेलवे बोर्ड पूरा सजेशंस देता है और रेल मंत्री काम करता है। इसी प्रकार से भारत सचिव होता था, उसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद हुआ करती थी, काउंसिल फॉर इंडिया। उसके 15 सदस्य होते थे, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सम्राट नियुक्त करता था और 7 सदस्य कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के भूतपूर्व संचालक नियुक्त करते थे। 7 सदस्य, इनका कार्यकाल सदाचार पर्यंत था। और यदि मान लीजिए कोई सीट वेकेंट हो जाता था, इन 7 में से कोई सीट खाली हो जाती थी किसी कारण से, तो रिक्त स्थान की पूर्ति सम्राट करने लगा। तो एक भारत परिषद की स्थापना की गई। वैसे भारत मंत्री कभी भी भारत परिषद की बैठक नहीं बुलाता था। किसी भी विषय पर यदि कोई सजेशन लेना होता था तो वह नोट शीट बनाकर भेजता था। सब सदस्य अपना अपना कमेंट्स करते थे और भारत सचिव अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम था। तो भारत परिषद केवल दिखाने के लिए थी, पूरी शक्तियां भारत सचिव के हाथ में थी। तीसरा परिवर्तन किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, 1833 में उसको उपाधि दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक और उपाधि दी गई, वायसराय। वायसराय माने, वायस मतलब उप, राय मतलब राजा परिवार से संबंधित, उप राजा। बोलने के लिए, समझने के लिए आप इसको इस रूप में लीजिए। तो गवर्नर जनरल और वायसराय ये 2 व्यक्ति नहीं थे, यह एक ही व्यक्ति होता था। वह गवर्नर जनरल के रूप में पूरे भारत के शासन का संचालन, निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता था। पूरे भारत का शासन गवर्नर जनरल एक व्यक्ति करता था। उसके हाथ पर पूरी शक्तियां, वास्तविक रूप में उसको शक्तियां दे दी गई। तो एक प्रशासक के रूप में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था और भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वह वायसराय कहलाता था। ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हो चुका था, इसलिए ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वो वायसराय होकर काम करता था। मतलब वायसराय और गवर्नर जनरल पद 2 थे, मतलब कि 2 अलग अलग चीजें थी, लेकिन व्यक्ति एक होता था। ठीक, अब आगे देखें। इसके बाद 1858 के अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को खत्म कर दिया गया। उसके स्थान पर ब्रिटिश सम्राट का शासन भारत में शुरू हो गया। अब 1858 में महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा पत्र जारी किया अधिनियम के साथ। उस घोषणा पत्र में उन्होंने भारतीय जनता को आश्वासन दिया था
कि भारत में जितने भी देशी राज्यों के साथ कंपनी ने कभी भी संधि समझौता किया है, उन सभी संधि समझौतों को ब्रिटिश सरकार स्वीकार करेगी, उनका सम्मान करेगी। भारतीय जनता के लिए कहा गया था कि भारतीय जनता के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। समानता, वो भी अंग्रेज। इंग्लैंड को हम दुनिया का सबसे बढ़िया लोकतांत्रिक देश कहते हैं, लेकिन यह केवल दिखावा है। इंग्लैंड में कभी भी वास्तविक लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिटिश लोकतंत्र समानता पर आधारित नहीं है। लोकतंत्र के 3 आधार हैं, 3 तत्व हैं: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। और इंग्लैंड में आज भी समानता नहीं है। तो लोग किस मुंह से ब्रिटिश लोकतंत्र को आदर्श लोकतंत्र कहते हैं? प्रश्न ही नहीं उठता इंग्लैंड में आदर्श लोकतंत्र कभी रहा हो। वैसे महारानी विक्टोरिया ने समानता की घोषणा की थी कि भारतीय जनता के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों के साथ समानता, अंग्रेज हमारे साथ समानता का व्यवहार करेंगे? नॉट एट ऑल, कदापि नहीं। और यह भी आश्वासन दिया गया था कि भारतीय जनता के विश्वासों का सम्मान किया जाएगा, उनका धर्म परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन धर्म परिवर्तन तो अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। तो घोषणा केवल कागज में रह गई, सिद्धांत में रह गई, व्यवहार क्या है हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। यह रहा 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। 3 साल के बाद 1861 में भारत परिषद अधिनियम स्थापित किया गया। भारत परिषद अधिनियम का मतलब है कि भारत में परिषद, विधान परिषद की स्थापना के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं की गई। वो क्या था देखिएगा। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इसके पहले कार्यपालिका व्यवस्थापिका शक्तियों का पृथक्करण हो चुका था, उसी को कंटिन्यू किया गया। कंटिन्यू करने के बाद इसमें 12 सदस्यों को अतिरिक्त रूप से नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। 12 सदस्यों में आधे सरकारी होते थे, पदेन सदस्य होते थे। पदेन सदस्य यहां पर आया शब्द। पदेन सदस्य क्या है? जब एक व्यक्ति किसी एक खास काम के लिए चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है और वह उस पद पर रहते हुए दूसरा काम भी करता है, उसको पदेन सदस्य कहते हैं। उदाहरण लीजिए, जैसे उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसियो। कैसे? उपराष्ट्रपति का पद किससे संबंधित है? कार्यपालिका से, लेकिन वह व्यवस्थापिका की अध्यक्षता करता है। इसलिए 2 प्रकार के काम हो गए, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम। तो ये 2 प्रकार से काम हो गए, इसलिए वह व्यवस्थापिका का पदेन सदस्य कहलाता है। और उदाहरण लीजिए, जैसे जितने भी मंत्री होते हैं, ये सब मंत्री, आज भारत में संसदीय व्यवस्था, उसके संदर्भ में बता रहा हूं। तो जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था है, प्रत्येक मंत्री संसद का सदस्य होता है, उसके बाद वह मंत्री बनता है। मतलब संसद का सदस्य होना व्यवस्थापिका, लेकिन कार्यपालिका काम करना यह दूसरा काम है। तो प्रत्येक मंत्री कार्यपालिका का पदेन सदस्य होता है। एक पद पर रहते हुए दूसरा काम भी करना, 2 काम करना। व्यक्ति एक है, 2 काम करना, उसको पदेन सदस्य कहते हैं। तो जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, ये व्यवस्थापिका में भी कानून बनाते समय उपस्थित रहते थे, इसलिए वे पदेन सदस्य हुए। तो इसमें आधे सरकारी सदस्य होते थे, पदेन सदस्य, आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे। आधे सरकारी सदस्य जो होते थे वे किसी न किसी नौकरी पद, किसी न किसी उच्च पद पर रहते थे। ये सब व्यवस्थापिका की बैठक में, जब कानून बनाने के लिए इसकी बैठक बुलाई जाती थी, तब वो उपस्थित रहते थे। और ऐसे अंग्रेजों को भी इसमें नियुक्त किया गया जो ब्रिटिश सरकार के उच्च पद पर काम करते थे। तो आधे सरकारी होते थे, आधे गैर सरकारी होते थे। और पहली बार इस विधायिका सभा में 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया, 2 भारतीयों को। तो ये
1861 का भारत परिषद अधिनियम है। इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी रिटायर्ड ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई और पहली बार भारत में पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न भाषा भाषी, अनेक प्रकार के ऐसे 72 लोगों ने मिलकर के अपना सम्मेलन किया दिसंबर 1885 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आज के व्याख्यान में इतना। आपको धन्यवाद।